हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन सेंटर। सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 18 अगस्त 2021 की शिफ्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की सभी शिफ्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वीडियो की पीडीएफ और अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, ए बी सी और डी के बीच 6, 3, 4, 2 की राशि 3, 4, 8 और 6 के अनुपात में व्यतीत की जाती है, तो बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर पूछा है। तो हम देख लेते हैं। 4 इन सब का एडिशन कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, 8 और 7 15 और 6 21। तो 21 इनकी टोटल वैल्यू हो गई। और 21 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 6, 3, 4, 2। और आपसे पूछा क्या है, बी और डी के बीच का अंतर। तो बी और डी कितना हो जाएगा, 4 और 6 के बीच का अंतर कितना है आपका, 2। तो गुणा 2 कर देंगे, काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 तिया 63 और 21 दूना 42 यानी 302 हो जाएगा। और 302 गुणा जब आप 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 604। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 604। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहता है 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा की आपसे वैल्यू पूछी है। तो ठीक है, फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही होगा। माइनस 4 कॉस थीटा है ये आपका, और माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यही होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लें तो कितना बनेगा, और सॉल्व कर ले तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, और 5 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 माइनस 4 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसके फैक्टराइजेशन कर देंगे कि इंटू करने में तो आपके पास कितना है, -5, और घटाने में 4 आ जाए तो क्या क्या होंगे, 5 और -1 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 फैक्टर हो जाएंगे। अगेन फैक्टर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 5 का दोनों में डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 5, तो कितने आ जाएंगे आपके पास फैक्टर, 1, -1/5। और हम साइन चेंज कर लेते हैं तो ये +1 की जगह कितना हो जाएगा आपका, -1, और ये आपका +1 हो जाएगा। तो यानी अब -1 तो आपका आंसर हो नहीं सकता है, क्योंकि 0 से 90 के बीच में कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1/5। तो कॉस थीटा की आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5 रख लेंगे। तो कॉस थीटा आपका हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका 1/5। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बना लेते हैं, तो उसके लिए ये कितना हो जाएगा आपका आधार, और ये कितना हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो आपका लंब कितना निकल जाएगा, 5 का स्क्वायर -1 यानी 25 - 1 बराबर √24 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या तो है आपका आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना है 1, तो कॉट थीटा तो कितना हो गया आपका 1, और आधार बट्टे लंब तो √24। ठीक है, √24, और ऐसी कॉसिक थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, कर्ण बट्टा आधार, तो सॉरी कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण कितना है आपका 5, तो 5 बट्टा √24। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6 बट्टे √24, और √24 को आप क्या ले सकते हो, 2√6। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, √6/2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, √6/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है एक समलंब चतुर्भुज PQRS में PQRS के समांतर तथा विकर्ण PRQS बिंदु O पर प्रतिष्ठित करते हैं। यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, SR बराबर 10 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल और SOR का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो देख लेते हैं। ये कह रहा है आपको एक आपका समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ऐसे ही बनता है आपका समलंब चतुर्भुज। और इसने कहा है आपको PQ पैरेलल टू, तो बना लेते हैं। ये आपका PQ और ये हो गया आपका RS, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब ये विकर्ण कह रहा है PR। अच्छा, PQ विकर्ण PR है ना, तो इसको ऐसे बनाएंगे, ये R यहाँ होगा, ऐसे यहाँ होगा। तो विकर्ण PR और विकर्ण SQ ये आपके O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो POQ का क्षेत्रफल और SOR का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो आपको PQ कितना दे रखा है 4, और SR कितना दे रखा है 10,
ठीक है। तो भुजाओं का रेशियो 4:10 है, आपकी जो भुजाओं का रेशियो है वो 4:10 है। तो कितने हो गया, 2:5। तो क्षेत्रफल कितना होगा, 4:25। ठीक है, ये होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एंगल POQ और SOR आपके सिमिलर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अगर ये दोनों आपकी समांतर भुजाएं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, और एंगल P, ये वाला एंगल, और एंगल ये वाला एंगल, ये भी बराबर होगा, और ये दोनों एंगल बराबर होंगे ही, सम्मुख कोण। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे और भुजाओं के स्क्वायर के रेशियो में इनका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, और समलंब चतुर्भुज में से 1-2 प्रॉपर्टी आप और भी याद रख सकते हो। जैसे अगर इस पूरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी SR प्लस PQ इंटू H, इनके दोनों समांतर भुजाओं के मध्य दूरी ऐसे, ये होती है आपकी सीधी H, तो ये इसका क्षेत्रफल होता है। इसी तरह अगर आप बात करो तो ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल बराबर होते हैं, यानी ट्रायंगल POS बराबर क्या होता है आपका, ट्रायंगल QOR। ये दोनों ट्रायंगल आपके बराबर होते हैं, ये भी याद रख सकते हो। और इसके अलावा ये याद रख सकते हो, यदि आपका POQ, ये आपका जो POQ है, अगर इसका क्षेत्रफल आपका मान लो A1 है और इसका क्षेत्रफल आपका A2 है, तो और इन दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर होता ही है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल अगर आप A मान लो, ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी A और उसका क्षेत्रफल भी A, तो A² बराबर आपका होता है A1 इंटू A2, यानी इन दोनों का जो क्षेत्रफल होता है उनका गुणनफल इन दोनों के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये 3 प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है एक ही समय पर सुमन स्थान x से y के लिए निकलती है और रेखा y से x के लिए निकलती है। तो रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा स्थान y और x पे क्रमशः 3 घंटे 12 मिनट और 1 घंटे 48 मिनट में पहुंचती है। यदि रेखा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सुमन की चाल आपसे पूछी है, तो हम निकाल लेते हैं। तो ये अगर x पॉइंट मान लिया यहाँ पे है, ये कोई डिस्टेंस है y पॉइंट, और इस पॉइंट पे मान लिया ये मिलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फार्मूला याद रख सकते हैं। अगर ये यहाँ से यहाँ तक चलती है v वेग से v1, और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगता है, t1 टाइम लगता है। ठीक है, और सेम अगर v2 वेग से अगर ये यहाँ से निकलती है, ठीक है, और इसको इस पॉइंट पे जाने में t2 टाइम लगता है। तो इससे अपन को एक फार्मूला याद रखना है यहाँ पे, तो हम फार्मूला लगाएंगे इसमें। आपका फार्मूला होता है v1/v2 इज इक्वल टू √T2/T1। ये फार्मूला लग जाएगा, तो लगा के देखते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, v1/v2, तो यहाँ से 3 घंटे 12 मिनट है, तो 3 घंटे 12 मिनट को क्या लिख सकते हो, 3 घंटे 12 मिनट को आप लिख सकते हो कितना, इसको आप लिखोगे 6 × 18 180 और 192 मिनट्स। और इसको 1 घंटा 48 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 108 मिनट। ठीक है, 108 मिनट। तो T2/T1 लिखना है, तो T2 कितना हो जाएगा आपका 108 और T1 कितना आपका 192, यही बनेगा। काट लें, 6 के पाड़े से कट जाएगा, तो 6 के पाड़े से काट लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 × 6 6 × 6 6 18 8 × 48, और ये कितना हो जाएगा 6 × 12 6 × 18 6 दूनी 12 18/32। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/16। ठीक है, तो यहाँ से अपना v1/v2 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3/4। अब आपको 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 की वैल्यू दे रखी है ना आपको 9 किलोमीटर/आवर, तो 9 किलोमीटर/आवर। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/4 × 3 ये होगी, तो 27/4, यानी 4 × 24 3/4, 6 से 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, DI का क्वेश्चन है नेक्स्ट। PQR में एंगल Q बराबर 90 डिग्री है। यदि tan R बराबर 1/3 sec P cos R प्लस sin P अपॉन cosec R ब्रैकेट में sin R माइनस cosec P का वैल्यू आपसे पूछा है, तो ठीक है निकाल लेते हैं।
अब ये क्या कह रहा है, ऐसे कह रहा है आपको एक ट्राइंगल है पी क्यू और आर, ठीक है, इसमें क्यू 90 डिग्री है, तो आपको टेन आर दे रखा है, तो टेन आर दे रखा है तो मतलब लंब बट्टा आधार दे रखा है, तो लंब कितना हो जाएगा, इसके लिए 1 और ये 3 यही दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा, √10, 3 × 9 + 1 10, √10 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं एंगल पी और एंगल आर का एडिशन तो 90 डिग्री है, एंगल पी और एंगल आर का एडिशन 90 डिग्री है, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉसेक आर और साइन सेक पी बराबर होंगे। तो इसको सॉल्व करना होगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो कॉस आर और साइन पी, तो कॉस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, तो आप कॉस आर की वैल्यू निकालोगे तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण, इसके लिए आधार कितना होगा 3 और कर्ण कितना होगा √10, ठीक है। ऐसे साइन पी निकालोगे तो साइन पी के लिए लंब बट्टे कर्ण, तो साइन पी के लिए अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा और 90 डिग्री तो आधार पे होते हैं, तो ये लंब होगा, तो 3/√10 यही होगा। इसी तरह साइन आर निकालोगे तो साइन आर के लिए ये थीटा बनेगा, तो ये 90, तो ये आधार और ये लंब, तो लंब कितना होगा 1 और कर्ण तो वही रहने वाला है √10 प्लस माइनस है, तो माइनस कॉसेक आ रहा है तो इसको √10/1, कॉसेक पी है ना माइनस में, तो कॉसेक पी के लिए ये बनेगा, तो कर्ण तो वही रहने वाला है √10 और इसका जो लंब बनेगा वो 3 बनेगा, क्योंकि ये थीटा यहाँ पे मान रहे हैं कॉसेक पी के लिए, तो 3, ठीक है। आप सॉल्व कर लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो 6 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 6/√10 और नीचे कितना बन जाएगा 3 - 10 बट्टे में 3√10, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, √10 से तो √10 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा 18 और -7, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 18/-7। नेक्स्ट देखते हैं, ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं, अकेले सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है, तो एक साथ बी और सी मूल कार्य का 5/8 भाग कितने दिनों में करेंगे। तो 25% यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, तो अगर ए और बी को लें तो बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी ये अगर 4 है तो ये 5 है, तो ये स्पीड का रेशियो है, तो इनके डेज का रेशियो कितना हो जाएगा 5/4, यही होगा। तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 60 दिन और 4 की वैल्यू कितनी दे रखी, तो 4 की कितनी हो जाएगी 48 दिन, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो टोटल काम तो कितना हो जाएगा आपका 60 × 4 = 240, इतना टोटल काम है। अब इन्होंने 5 और 4 की इफ़िशियंसी से 15 दिन तक काम किया, तो 9 की इफ़िशियंसी से काम किया, तो 9 की इफ़िशियंसी से इन्होंने 15 दिन में कितना काम कर लिया होगा 135 काम कर लिया होगा, तो बचा कितना काम आपके पास 105 काम बच गया। तो 105 काम को सी ने करा है, वो कितने दिनों में करा है 14 दिनों में, तो सी की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी 105/14, ये सी की इफ़िशियंसी हो गई, काटोगे तो कितना हो गया 7 के पार्ट से कट जाएगा, 15 × 7 = 105, 15/2, ये हो गया सी की इफ़िशियंसी। अब ये बोल रहा है बी और सी मिलकर मूल कार्य का 5/8 भाग कितने दिनों में करेंगे, तो 5/8 भाग निकालना है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो आपका टोटल काम तो हो गया 240 और इसका कितना भाग करना है आपको 5/8, 5/8 ही करना है ना, और किस इफ़िशियंसी से करना है 15/2, और बी करेगा तो बी की इफ़िशियंसी कितनी है आपकी 5, ठीक है, 5 और 15/2 की इफ़िशियंसी करना है, तो बट्टे 5 + 15/2 यही इफ़िशियंसी होगी। सॉल्व करेंगे तो 8 से तो ये कट जाएगा आपका, 8 × 24 30 बार, और ये कितना हो गया आपका, इसको सॉल्व करोगे तो नीचे कितना बन जाएगा 5 दिन 10 और 15 कितना हो गया 25। इस पूरी टर्म को यहाँ लिख लेते हैं, तो इस पूरी टर्म को लिखोगे आप, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5 × 15 30 × 5 बट्टे में 25/2, तो सॉल्व कर लो 5 × 25 5 × 30, ये मल्टीप्लाई होगा तो इससे कितना हो जाएगा 12 दिन, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 12 दिन, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपको एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें। तो ये कितना आ जाएगा आपका 6/4 × 3 यानी 6/12। तो ये तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसी तरह जब इसको देखेंगे तो ये 3 हो गया। तो ये कितना हो गया -4/6 × 3। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया -2 × 15/6 × 6, यही होगा। तो 6 से तो 6 कट जाएगा आपका। और ये कितना हो गया 2 3 4, 2 3 6 और 3 से 3 कट गया। तो 1/2 -2 -30 यानी हम जानते हैं कितना -32 + 1/2 यानी 32 से आधा कम यानी 31.5। तो 31.5 माइनस का कौन सा है ये। ठीक है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होने वाली 3125 की राशि x% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 351520 हो जाती है। उसी राशि पर उसी अवधि में x + 2% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है आपको। तो निकाल लेते हैं। तो आपको कितना प्रिंसिपल कितना दिया है 3125। ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में अमाउंट कितना हो गया आपके पास 351520। ठीक है, दोनों तरफ 0 लगा दें तो ये रेशियो बनेगा। बना देते हैं, इस रेशियो को काट लें तो 0 से आपका 0 कट गया। ठीक है, और काटोगे तो काट लें तो 2 के पहाड़े से कट जाएगा इजीली। तो 2 के पहाड़े से काटेंगे तो ये तो कितना बन जाएगा आपका 15 दूना 30, 2 छिक्की 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये हो गया। इसी तरह इसको काटेंगे तो 17 दूना 34 और 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्की 12, ये आ गया आपका। और किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है तो हमें बताइए 156 25 तो 25 का क्यूब होता है। तो ये 25 का क्यूब हो गया। तो ये 26 का ही क्यूब हुआ, लास्ट में 6 आ रहा है तो ये 26 का क्यूब। यहाँ तो आपको क्यूब याद हो तो ठीक है, नहीं तो अगर लास्ट में 6 आ रहा है तो 26 का ही क्यूब है पक्का। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो, 1 का डिफरेंस है और 25 × 100। तो आपकी रेट कितनी आ जाएगी 4%। तो आपकी रेट क्या आ गई यहाँ पे 4% रेट आ गई। अब रेट अगर 4% आ गई तो x + 2% से 4 + 2% से टोटल रेट अमाउंट 6% हो गया। और 31/25 का आप 6% निकालोगे तो कितना आएगा 31.25 × 6 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास। ये आ जाएगा आपके पास 6 12 6 18 186 और 25 छिक्के 150 तो 186.5 + 1.5 तो यानी हो गया आपके पास 187.5। और आपको निकालना कितने साल का था, ये तो 1 साल का है तो 3 साल का निकालना है। तो 3 साल का निकालना है तो 18 36 38 54 और 5 × 15.5 आएगा। तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। और 1 7 21 और 1 22 2, तो 2 किस में है इसी में, तो ये आपका आंसर होगा 112। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% अधिक छूट पर खरीदता है और वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। यदि वे 65 रुपये का लाभ कमाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य आपको फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, देखते हैं। मान लिया वस्तु पर मार्क प्राइस इतना था 100, उसने 30% की छूट पर ख़रीदा यानी 70 पे ख़रीदा होगा। अगेन उसने वस्तु को 5% की छूट पर बेचा है तो यानी 95 पे बेचा होगा और इतने का उसने बेनिफिट कमाएगा। तो 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 65। तो 25 की वैल्यू 65 है तो आपसे पूछी किसकी है मार्क प्राइस पूछा यानी 100 की वैल्यू पूछी है। तो 100 की वैल्यू गुणा 4 करना पड़ेगा। तो इसको भी गुणा 4 कर लो तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24 और 6 पंचे 30 6 चौक 24 और 4 पंचे 20 तो कितना हो गया 260। 240 + 20 260। ठीक है, यह आपका आंसर है। देख तो ये कह रहा है x + y + z = 1, xy + yz + zx = xyz = -4। तो x³ + y³ + z³ का वैल्यू निकालना है। तो अपन डायरेक्ट फार्मूला में रख सकते हैं। हम जानते हैं फार्मूला x³ + y³ + z³ - 3xyz = क्या होता है x + y + z
ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो सबकी वैल्यू हमारे पास है, निकाल सकते हैं इजीली। तो इसकी तो वैल्यू हमको निकालनी है। तो माइनस 3xyz कितना हो जाएगा, -3 इंटू -4, ठीक है, बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी हुई है 1, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 इंटू -4 यही बनेगा। तो इसको करोगे तो +12 और ये कितना आ जाएगा 1 + 12 और ये चल ही रहा है आपका, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है और सी की आय ए और बी की आय के योगफल का 70% है। यदि डी की आय सी की आय से 25% अधिक है तो बी और डी की आय के बीच का अंतर 23,000 रुपये है। तो ए की आय आपसे पूछ ली है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये कह रहा है ए और बी हैं, तो ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो यानी अगर इसकी 100 है तो इसकी कितनी हुई होगी 80, और सी की आय इन दोनों के एडिशन के 70% के बराबर है, तो इन दोनों का एडिशन कितना हो गया आपका 180, और 180 का जब आप 70% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 × 56 6, 7 × 5 12, 126, ठीक है। ये आ गई आपकी किसकी आय, सी की आय। अब ये बोल रहा है कि डी की आय सी की आय से 25% अधिक है, तो इसका जब 25% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 25% 101/4 होता है, तो 126 + 126/4, तो कितना हो जाएगा 126 + 4 × 12, तो 4 × 4 31.5, यानी डी कितना हो गया आपका 157.5, तो ये आपका डी हो गया। अब ये कह रहा है कि बी और डी के आय के बीच का अंतर 23,000 है, तो बी और डी के आय का अंतर 23,000 है, तो मतलब ये डी की आय और ये बी की आय, तो यानी 57.5 की वैल्यू आपको दे रखी है। ये कितना है 57.5, ठीक है। तो 57.5 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 23,000। तो आपसे पूछी किसकी है, ए की आय पूछी है, तो ए की आय कितनी 80, तो निकाल लेंगे। तो 23,000 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 57.5 गुणा में 80, ठीक है। तो अब चाहो तो आप यहाँ पे डिजिट सम लगा लो या सॉल्व कर लो। तो डिजिट सम देखेंगे तो 7 × 5 12 और 5 17, इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा आपका 8, और इसका भी 8 है, तो 8 से 8 कैंसिल, और फाइनल रिजल्ट का डिजिट सम 5 आना चाहिए। इसका 10 है, ये नहीं हो सकता है आपका, इसका 8 है, ये भी नहीं हो सकता है, इसका 7 है, ये भी नहीं हो सकता है, 5 एक ही डिजिट सम है 5, तो ये आपका आंसर होगा। बाकी सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन, यही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का औसत 32.5 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 25.6 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 38.2 है। पाँचवीं संख्या छठी संख्या से 50% अधिक है और सातवीं संख्या से 8 कम है, तो पाँचवीं और सातवीं संख्या का औसत आपसे पूछा है। तो देख लेते हैं, ये कह रहा है पाँचवीं संख्या, ये आपकी छठी संख्या और सातवीं संख्या 3 संख्या है, ठीक है। अब ये कह रहा है पाँचवीं संख्या छठी संख्या से 50% अधिक है, तो छठी संख्या अगर आपकी 2 रही होगी तो ये 3 रही होगी, ठीक है। ये अगर 2x है तो ये 3x है, और सातवीं संख्या से 8 कम है, तो सातवीं संख्या कितनी रही होगी आपकी 3x + 8 यही रही होगी, ठीक है। और इसने पूछा गया पाँचवीं और सातवीं संख्या का औसत पूछा है, तो पाँचवीं संख्या और सातवीं संख्या का औसत पूछा है, तो औसत हम जानते हैं कि 3x तो रहा ही होगा औसत में, आपसे पाँचवीं संख्या औसत पूछा है ना, तो 3x तो रहा ही होगा, तो 3x प्लस औसत पूछा है तो 8/2, 8/2, तो आपका औसत क्या होगा 3x + 4, यही हुआ होगा औसत, ठीक है। तो ये औसत रहा होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x + 3 + 1 लिख सकते हैं। यानी संख्या में से अगर हम एक माइनस कर लें तो हमारा संख्या 3x होगा, यानी 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल 1 घटाने पर कितने हैं, देखो 4 और 1 5, 2 घटाने पर होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 2 6 4 10, 1 घटाने पर, हाँ ये हो सकता है एक केस में आपका आंसर। 4 2 6, 1 घटाने पर 5 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 5 4 9 और 1 10, ये आपका हो सकता है। तो या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। अगेन
अगर हम किसी भी संख्या को 2 से भाग कर रहे हैं तो कभी पॉइंट में 4 आ सकता है क्या? जैसे इसका जो औसत आएगा वो आएगा 3x + 8 यानी 6x + 8। अगर हम इसको 2 से भाग करेंगे तो कभी भी लास्ट में 0.4 तो आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल है कि आंसर x में कोई भी फॉर्म आई होगी तो कट के या तो 0.5 बनेगा, ठीक है, या फिर 3 से मल्टीप्लाई होके भी 0.5 ही बनेगा। तो 4 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन है आपका 41.5, यही आंसर हो सकता है, ठीक है। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को। आगे देखते हैं। यदि 5 अंकियों वाली एक संख्या 6, 8, 8 XY 3, 7, 11 से विभाज्य है तो 5x + 3y का मान आपसे पूछ। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लें। तो इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 7 × 21 231 आ गया इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम 231 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 00 मान लें एक बार। तो इसको भाग लगा के देख लेते हैं। 231 से 68800 को भाग लगा के देखते हैं, ठीक है। तो इसको आप भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार लगा के देख लेते हैं। 2 बार में कितना आएगा? 462। तो कितना हो गया? 6 2 2, ठीक है, 0 उतरेगा 0, और 10 बार में 23 0 हो जाएगा। तो 9 बार देख लेते हैं। तो 9 × 9 और 9 × 27 2, 9 × 18, ठीक है, और 19 20। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 1 8 1, अगेन 0 उतारोगे तो हमने देखा ही है 9 बार में ज़्यादा आ रहा है, तो 8 बार करके देख लेते हैं। 8 बार करके देखोगे तो कितना आएगा? 8 × 8 8 या 24 की 4 कैरी हासिल 2, 8 दूनी 16 17 18। यानी अगर ये संख्या 48 रही होती, यानी ये संख्या अगर 48 रही होती तब तो चले जाता डिवाइड, पर 38 कम है। तो 38 कम है, तो यानी 00 की जगह क्या रहा होगा आपका? 38। तो यहाँ पे क्या रहा होगा आपका? 38। तो XY की वैल्यू कितनी रही होगी? XY की वैल्यू 38। तो x = 3 y = 8 वैल्यू रख दो। तो 5 × 3 + 3 × 8 यही होगा। तो 15 + 24 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 39। ये आपका आंसर है, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। यदि tan θ = √5 तो cosec² θ + sec² θ अपन cosec² θ - sec² θ का मान पूछा है। तो जब भी ऊपर नीचे कंपोनेंटो डिविडेंटो लगा सके तो लगा लेते हैं, इजीली हो जाएगा। क्योंकि इस पे अगर अपन कंपोनेंटो डिविडेंटो इसके लगाएंगे तो कितना आएगा? cos² θ cosec² θ सॉरी अपॉन sec² θ। तो ये जो भी आंसर आएगा उससे अपन अगेन कंपोनेंटो डिविडेंटो लगा के ये वाला आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो cosec² θ अपॉन sec² θ को क्या लिख सकते हैं? 1/sin² θ अपॉन 1/cos² θ। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर जाएगा तो cot² θ बन जाएगा, ठीक है। अब cot² θ ये है, tan² θ की वैल्यू अपन अपन को पता है 1/√5। तो cot² θ कितना हो जाएगा? 1/√5 का स्क्वायर, तो 1/5। अगेन अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब इसमें अपन कंपोनेंटो डिविडेंटो लगा लें। 1 + 5 अपॉन 1 - 5 तो कितना हो गया? 6/-4 तो कितना हो गया? 3/-2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3/-2, ठीक है, इजीली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले C1 की जीवा AB C1 के संकेंद्रीय वृत्त C2 के स्पर्श करती है। तो C2 की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो AB की लंबाई फाइंड आउट करनी है। 8 15 17 ट्रिपलेट जानते हैं, तो 15 दूना 30। ये डायरेक्ट आंसर भी कर सकते थे अगर माइंड में क्लिक करता है तो, नहीं तो बना के देख लेते हैं। ये ऐसे आपको कह रहा है एक सर्किल है और उसके अंदर दूसरा सर्किल है, ठीक है। इस पे कोई जीवा है आपकी AB, ठीक है, और इस छोटे वाले की रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 8, और बड़े वाले की रेडियस दे रखी है आपको 17। तो 8 15 17 ट्रिपलेट है, तो ये 8 है 17 है, तो ये 15 हुई होगी, और ये दो बराबर भागों में बांटता है तो ये भी 15। तो पूरी AB कितनी हो गई आपकी? 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 131.25 में बेचकर एक व्यापारी को वस्तु के क्रय मूल्य के अंकों के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है। तो 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो देख लेते हैं। हम अगर वस्तु का क्रय मूल्य x मान लें,
तो उस पे एक्स का प्रॉफिट होगा, तो एक्स पे एक्स का प्रॉफिट इतना हो गया और वो वैल्यू किससे बराबर हो जाएगी आपकी 131.25 के। तो इसको सॉल्व करके करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये तो हो जाएगा 100x और ये कितना हो गया प्लस एक्स स्क्वायर और 100 उधर चल गया तो ये बन गया आपका 131.25। ठीक है, तो 131.25 बन गया। तो अपन इसको प्रॉपर लिख लें तो कितना बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 131.25 बराबर 0 प्लस होगा, सॉरी है ना। तो अब इनको पता चल गया अपन को इसमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करने हैं। तो फैक्टर कर लेंगे, तो एक फैक्टर 100 से, क्योंकि नेगेटिव है तो एक, तो 100 से बड़ा आएगा और एक 100 से छोटा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फैक्टर क्लिक करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। तो अब हम ऑप्शन को कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे देखते हैं। तो अब आपको 40% लाभ पर बेचा है, तो मतलब 100 की चीज़ को 140 में बेचा होगा। ठीक है, तो यानी जो भी आपका एसपी हुआ होगा, ठीक है, जिस मूल्य पर भी बेचा होगा वो आपका 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 का मल्टीपल देखना एक बार कितने हैं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है और ये भी है। ठीक है, तो हम दोनों को करके देख लेते हैं। अगर 140 आपका एसपी है तो इसमें ये एसपी की वैल्यू 140 दे रखी है, तो सीपी कितना रहा होगा आपका इसमें 100। यहाँ पे आपका सीपी कितना रहा होगा 100। क्या सीपी यहाँ पे 100 रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एक वैल्यू 100 से ज़्यादा आने वाली है, एक वैल्यू 100 से कम आने वाली है। तो यानी सीपी तो आपका 100 किसी भी केस में नहीं हो सकता। ठीक है, सीपी आपका 100 किसी भी केस में नहीं हो सकता, तो ये भी आपका आंसर गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा है आपका 105। ठीक है, और बाकी आप क्रॉस चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर 105 आपकी, अगर यहाँ पे आप 105 आपकी एसपी मानते हैं तो सीपी कितना निकलेगा यहाँ से, तो सीपी निकल जाएगा 105 बट्टे में 140 गुणा में 100, काट लो, 7 दूनी 14, 15 सत्ते 105, 2 पंचे 15 पंचे 75, यानी सीपी आपका 75 आया है। यानी एक वैल्यू 75 हुई होगी तो दूसरी वैल्यू खुद ही 175 हुई होगी। तो 175 और 75 को आप गुणा करोगे तो 131.25 बन जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ डायरेक्ट क्लिक करती है तो ठीक है, अदरवाइज़ बाय ऑप्शन इजीली बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी और सी डी बढ़ाए जाने पर एफ पर मिलते हैं और ए डी और बी सी को बढ़ाए जाने पर ई पर मिलते हैं। तो बी ए डी बराबर 68, ए ई बी बराबर 27, तो एंगल बी एफ सी का मान आपसे पूछा है। तो बना लेते हैं। ये क्या है आपका चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये ऐसे कोई आपका चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है आपको, ऐसे ए बी को बढ़ाने पर एफ पर मिल रही है, ये आपको ए बी को बढ़ाने पर आपको एफ पर मिल गई, ए बी, और ये हो गई आपकी सी डी। तो ये किसी पॉइंट एफ पर मिल रही है। ठीक है, ए बी और डी सी, और ऐसी बी सी और ए डी। एक मिनट डायग्राम, तो ऐसा कुछ आपका डायग्राम बनेगा और वो पूछना चाह रहा है ये एंगल कितना होगा। ठीक है, इस एंगल की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा है बी एफ सी की, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं, अगर मान लीजिए बी एफ सी आपको फाइंड करना है, ये एंगल आपके पास है, तो अगर ये एंगल मिल जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है, और इस एंगल के हमको ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल चाहिए, तो ये 68 है, ये 27 है, तो ये 180 माइनस इन दोनों का एडिशन होगा, और इन दोनों का एडिशन भी 180 है, इन तीनों का एडिशन भी 180 है। तो ये एंगल कॉमन है, तो मतलब ये वाला जो एडिशन है वो इसी के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इन तीनों का एडिशन भी 180 डिग्री आ रहा है और इसका एंगल भी 180 डिग्री आ रहा है, तो ये एंगल इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। ठीक है, तो देखते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 68 प्लस 27 डिग्री, यही होगा 68 प्लस 27 डिग्री। और आपको एंगल एफ़ फाइंड आउट करना है, तो एंगल एफ़ कितना हो जाएगा 180 माइनस 68 प्लस, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 68 प्लस 27 डिग्री। ठीक है, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 68 प्लस 68 करोगे तो
तो ये हो गया 136 और 136 प्लस 27 करोगे तो 163, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 17 डिग्री। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 17 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है 5x² माइनस 1/x³ को विस्तार में कांस्टेंट टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a³ माइनस b³ का, a माइनस b की होल क्यूब का। तो a माइनस b की होल क्यूब कितना होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², यही होता है a माइनस b की होल क्यूब का। तो अब कंपैरिजन करें तो यहाँ से a कितना है आपका 5x² और b कितना है आपका 1/x। तो यानी इस टर्म में x तो आने वाला है, इस टर्म में भी x आने वाला है। तो हम देखें किस में नहीं आएगा, यदि a यानी 5x² और b का स्क्वायर गुणा हो तब नहीं आएगा, यानी b का स्क्वायर ये वाली टर्म, तो ये वाली टर्म भी अपन यूज़ नहीं करेंगे, तो यही वाली टर्म को यूज़ करेंगे। तो कितना आएगा 3 इंटू a कितना है 5x² और इंटू b² 1/x²। तो x² से x² कट जाएगा, तो अपने पास कांस्टेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, भुजा BC पर कोई बिंदु D इस प्रकार है कि BD BC बराबर 1:3 है। यदि AD बराबर 5:7 है तो त्रिभुज की भुजा आपसे पूछी। तो बना लेते हैं हम। तो ये ट्रायंगल, ऐसा कुछ ट्रायंगल होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये A B और C और BC पर आपका कोई पॉइंट D है। ठीक है, और BD आपको कितना दे रखा है 1 और टोटल BC आपको दे रखा है 3 और AD की आपको वैल्यू दे रखी है कितनी 5√7। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, इसकी कोई सी भी एक भुजा यानी भुजा पूछी है। तो देख लेते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक लंब डाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है समबाहु त्रिभुज में डाला गया लंब सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये पूरी 3 है तो ये कितनी हो जाएंगी 1.5। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसको 6 मान लें, तो ये 6 मानेंगे यानी गुणा 2 कर लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा 2, 1 से 2 बन जाएगा। तो पूरी भुजा का आधा, तो ये कितनी रहेगी आपकी 3, क्योंकि ये टोटल तो 6 है, आधा करेंगे तो ये 3 बन जाएगी। ठीक है, 1:3 को अपन ने 2:6 मान लिया है। ठीक है, तो 2:3 और ये वाला वैल्यू कितना बचेगा, ये 2 है तो ये 1, क्योंकि पूरी 3 है। ठीक है, और ये आपकी वैल्यू है ही 6, तो इस वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास। तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण है, ये आधार है, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 9, इसकी वैल्यू आ जाएगी √36 - 9 करेंगे तो कितना हो गया आपके पास √27। ठीक है, ऐसे ही जब AD निकालेंगे तो यहाँ से AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, AD बराबर आ जाएगा आपके पास √ इसका स्क्वायर यानी 27 प्लस इसका स्क्वायर यानी 1, तो √28, और √28 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 5√7। तो यानी √28 को आप क्या ले सकते हैं 2√7 लिख सकते हैं, 7 चौक 28 होता है ना, तो 5√7। तो 2 की 2 बराबर किसके हो गया आपके 5 के। अब आपको पूछा क्या है पूरी भुजा, तो 2 की वैल्यू 5 है, तो हमें पूरी भुजा हमने 6 मान ही लेती, तो 6 की भुजा वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा 3, 2 गुणा 3 6, तो 5 गुणा 3 आपका कितना हो जाएगा 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15। नेक्स्ट देखते हैं। 65 मीटर स्क्वायर की दर से किसी आयताकार कमरे के फर्श का पर टाइल्स लगाने का लागत 91.9100 रुपये है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है, तो कमरे के फर्श का परिमाप आपसे पूछा है। तो इसको हम क्या मान लें 7x और 5x मान लग सकते हैं पूरी वैल्यू। तो मान लिया हमने 7x और 5x में है इसकी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 7 × 5 x² और 7 × 5 x² की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 9100 अपॉन 65 मीटर स्क्वायर 65। कट रहा है किसी से, हाँ 13 के पाड़े से कट रहा है, 13 × 5 = 65, 13 × 7 = 91, तो 700 काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 100, और काटोगे तो 20 और ये 5 4। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई √4 यानी 2। x अगर 2 आ गया तो कमरे के फर्श का परिमाप कितना होगा, तो ये तो कितना हो गया आपके पास
सात दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया। और ये कितनी हो गई आपके 5 दूनी 10, तो 10 और 14 24। तो ये तो लंबाई और चौड़ाई का एडिशन आ गया, लेकिन 2 इंटू एल प्लस भी होता है, तो गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो 2 प्लस एल 2 ब्रैकेट एल प्लस भी कितना हो गया आपके पास 48। ये आपका परिमाप है। नेक्स्ट देखते हैं, x² माइनस 5√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x³ प्लस 1 अपॉन x³ अपॉन x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस x1 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो आप इसमें से जब x कॉमन लोगे ऊपर नीचे से, ऊपर से x कॉमन लोगे तो कितना बन जाएगा x² प्लस 1 अपॉन x² बन जाएगा, और नीचे से x कॉमन लोगे तो x प्लस 1 अपॉन x ले बन जाएगा, और लिया हुआ कॉमन तो कट जाएगा दोनों में, ठीक है, यही बनेगा वहाँ x अपॉन x, तो x से x कट जाएगा। तो यानी इसकी वैल्यू हमको चाहिए, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5√2। ऐसे x² प्लस 1 अपॉन x² की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 25 दूना 50 माइनस 2 48, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 48। तो इसको यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो x² प्लस 1 अपॉन x² तो 48 हो गया, और ये कितना हो गया 5√2। तो इसको क्या लिख सकते हैं 24√2/5, तो 24√2/5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे शिफ्ट ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।